वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपकी जो प्रश्नावली थी 11 वो कंप्लीट करा दी थी। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रश्नावली 12 यानी कि सर्किल पढ़ेंगे, व्रत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा व्रत के बारे में, इसका बेसिक पता होगा कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा, अर्धव्रत और आपकी चाप क्या होती है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके बारे में पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर आपकी जो प्रश्नावली है जो आपके प्रमेय है व्रत के ऊपर उनको देखेंगे। ठीक है, देखिए आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 12। इसमें पढ़ेंगे हम व्रत के बारे में यानी कि सर्किल। तो सर्किल के बारे में पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सर्किल होता क्या है, व्रत। तो बेसिक क्या है पहले इसका देखिए। व्रत क्या है, एक 2D आकृति यानी कि व्रत बनता है, एक समतल पर बनता है। ठीक है, ये आपका समतल है, इसकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन होती है, समतल कहलाता है। ठीक है, तो क्या है 2D आकृति है। ये हो गया आपका व्रत। व्रत कैसे बनता है, केंद्र से समान दूरी पर कई सारे बिंदु होते हैं एक समान दूरी पर, उनको मिलाने पर एक व्रत बनता है। ठीक है, ये होता है व्रत का केंद्र, ओ पॉइंट हो गया है व्रत का केंद्र। ठीक है, और इसकी इस केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, वो व्रत के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी व्रत की चाप, व्रत की व्यास और जीवा के बारे में। जीवा किसे बोलेंगे, व्यास किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए जीवा होती है व्रत पर स्थित कोई दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। ठीक है, तो इनको मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे बोलते हैं जीवा। दो बिंदु हो गए व्रत पर, इनको मिलाइए तो क्या कहलाएगी, ये व्रत की जीवा कहलाएगी। जीवा क्या करती है, व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे अगर कोई रेखाखंड है वो आपके केंद्र से होकर गुजरे, अगर ये रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरे तो क्या कहलाएगा, ये व्रत का व्यास कहलाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। क्या, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, व्रत का व्यास कहलाएगी। देखिए यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, और वो क्या करते हैं, व्रत के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो भी क्या है, एक जीवा है। क्या, एक व्रत की सबसे बड़ी जीवा है व्रत का व्यास। ठीक है, तो देखिए व्यास क्या होता है, व्यास होता है व्रत की सबसे बड़ी जीवा। मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और जीवा क्या कहलाती है, जीवा होती है व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाता है। और जीवा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको कोर्ड बोलते हैं, CORD कोर्ड। और व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। त्रिज्या को बोलते हैं हम रेडियस। ठीक है, तो आपको व्यास और व्यास और जीवा के बारे में पता चल गया। अब पढ़ेंगे आपकी क्या, चाप के बारे में। चाप को बोलते हैं हम आर्क। देखिए चाप क्या होती है, देखिए ये व्रत है आपका। ठीक है, ये हो गया इसके व्रत का केंद्र O। इस पर कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। इसको नाम दीजिए A, इसको नाम दीजिए B। ठीक है, तो व्रत पर स्थित कोई दो बिंदु हैं। देखिए ये जो A से B तक की दूरी है, यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे वामावर्त, तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगी, ये जो AB है दक्षिणावर्त जा रहे हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में वो दिशा क्या कहलाती है, दक्षिणावर्त कहलाती है, यानी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज।
तो ए बी क्या है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में वृत्त की चाप। ठीक है, तो देख ए बी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गई, वृत्त की चाप हो गई, और आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त डायरेक्शन में ये भी क्या होगी, वृत्त की चाप हो गई। तो क्या करती है, वृत्त की चाप वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। एक बड़ा भाग ये हो गया, एक छोटा भाग ये हो गया। तो इसको बोलेंगे वृत्त की बड़ी चाप हो गया, यानी कि दीर्घ चाप बोलते हैं इसको बोलेंगे लघु चाप, यानी कि ये छोटा भाग है, इसको बोलते हैं लघु चाप। ठीक है, तो इसको स्पष्ट रूप से देखने पर देखिए कंफ्यूजन हो रहा है। ए बी भी क्या है, वृत्त की चाप है, यानी कि लघु चाप हो गई, और ए बी क्या है, वृत्त की ये भी चाप है, ये बड़ी चाप हो गई। तो क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं इनके बीच में से, इसको लीजिए ए ओ, ये तो ओ तो दे रखा है, इसको पी दीजिए, इसको क्यू दीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि ए पी बी ये क्या है, वृत्त की दीर्घ चाप हो गई, और आपकी ए क्यू बी ये क्या हो गई, वृत्त की लघु चाप। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि दीर्घ चाप क्या होती है, लघु चाप क्या होती है। वो चाप क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। और आपका जो व्यास है, व्यास क्या करेगा, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया और इस साइड एक पार्ट ही हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त हो गया, क्योंकि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा, सेम भागों में, तो अर्धवृत्त कहलाता है, यानी कि सेमी सर्किल कहलाएगा ये पार्ट। ठीक है, और देखिए और कुछ रिजल्ट देखते हैं। देखिए ये वृत्त हो गया आपका, और ये हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये हो गई वृत्त की जीवा। मैं आपको बता जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो वृत्त की जीवा क्या कर रही है, वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक बड़ा भाग ये है, छोटा भाग ये है। ठीक है, तो इस भाग को बोलेंगे वृत्तखंड बोलते हैं। जीवा जो वृत्त के दो बराबर भाग बांटती है उसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलती है। ये बड़ा भाग है तो उसको बोलेंगे दीर्घवृत्तखंड। मैं आपको पढ़ा चुका था जब मैंने आपको प्रश्नावली 15 कराई थी ना, वृत्तखंड और आपकी त्रिज्यखंड के बारे में। ठीक है, ये कहलाएगी दीर्घवृत्तखंड, वृत्त का बड़ा भाग, ये छोटा भाग कहलाएगा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड इसको क्या बोलते हैं, लघु को बोलेंगे स्मॉल सेगमेंट, इसको बोलेंगे लार्ज सेगमेंट। वृत्तखंड को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ाया था। त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हो गया वृत्त हो गया, ये वृत्त का हो गया केंद्र, ये होगी वृत्त की जीवा हो गई। तो जीवा द्वारा वृत्त पर जो बना कोण अंतरित कोण होता है, ये हो गया थीटा। तो जीवा क्या कर रही है, वृत्त के केंद्र पर कोण बना रही है। तो ये वाला पार्ट बोलाएगा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। त्रिभुज बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड को बोलते हैं हम सेक्टर। तो मैंने आपको सेक्टर और सेगमेंट आपके जो प्रश्नावली 15 थी पहले करा चुका था। ठीक है, तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुका था बेसिक, और आपने जो पिछली क्लास होंगी 9th 8th 7th आपने पढ़ा होगा वृत्त के बारे में, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, और आपकी जीवा क्या होती है, चाप क्या होती है, और आपने त्रिज्यखंड और सेगमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 12.1, ठीक है, 12.1 क्या है, आपका बेसिक ही है, उसमें खास कुछ नहीं है। तो उसमें क्या आपको रिक्त स्थान है उनकी क्या करनी है, पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में आपको वर्ड लिखने। ठीक है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, सेगमेंट, और आपके सेक्टर क्या होता है। एक इसमें एक क्वेश्चन और है कि आपका जो वृत्त होता है, ये वृत्त है आपका, देखिए यहाँ पे ये वृत्त है। ठीक है, ये हो गया वृत्त का केंद्र हो गया O। तो वृत्त क्या करता है, ये समतल है, समतल देखिए बोर्ड है आपका, ये समतल है यानी कि प्लेन है, वो क्या एक्स और वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो 2D फॉर्म में प्लेन कहलाएगा। तो वृत्त क्या करता है, इस समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। देखिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, मैं आपको ये लाइनिंग काटी है, इसको बोलते हैं हम बहिर्भाग, यानी कि बाहर वाला भाग, इसको बोलते हैं बहिर्भाग।
और जो वृत्त के अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अभ्यंतर। वृत्त के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं। और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं बहिर्भाग। और ये जो ये क्या हो गया अपना, ये वृत्त हो गया, ये सर्किल हो गया। तो वृत्त क्या करता है? समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक तो आपका बहिर्भाग, बाहर वाला भाग, और दूसरा होता है अंदर वाला भाग। वृत्त के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। और ये हो गया आपका सर्किल। तो वृत्त क्या करता है? समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। ठीक है, फिर आपकी दीर्घचाप क्या होती है, लघुचाप क्या होती है, व्यास क्या होता है? व्यास होता है सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, तो आपको प्रश्नावली 12.1 आपको खुद करनी है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखते हैं आपके 12.2 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। उसमें आपकी जो प्रमेय है उससे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो प्रमेय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको नोट कीजिए। देखिए, अब आपकी प्रमेय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट प्रमेय है प्रमेय नंबर 12 प्रश्नावली है, तो 12.1 इसकी फर्स्ट प्रमेय 12 प्रश्नावली की। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए, आपकी एक प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्त की 2 बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। देखिए, पहले इसका डायग्राम बनाइए, सर्किल बनाइए। एक सर्किल है, ये हो गया इस वृत्त का केंद्र O। ठीक है, 2 बराबर जीवा लेते हैं। जीवा क्या होती है? वृत्त के केंद्र पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, एक जीवा हो गई ये, और एक जीवा हो गई ये क्या? 2 बराबर जीवा, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो सेम है, बराबर है। ठीक है, ये क्या करती हैं? वृत्त के केंद्र पर कोण बनाती हैं, यानी कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए, एक ए बी जीवा ये हो गई, और आपकी पी क्यू जीवा ये हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या करेगी? केंद्र पर अंतरित कोण करेगी। तो हमें यह सिद्ध करना है कि एक ही वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और पी क्यू कोण केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं, एक ये कोण और ये कोण। तो हमें सिद्ध करने ये जो कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें दिया है वृत्त की 2 जीवाएं ए बी बराबर पी क्यू है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है? इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जीवा ए बी द्वारा ए ओ बी कोण बनेगा केंद्र पर। कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण किसके? पी ओ क्यू के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए, इसको सिद्ध करते हैं। तो आप 2 त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज है आपका पी ओ क्यू। हमने 2 त्रिभुज लिए हैं, आपका त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ क्यू। ओके, तो देखिए, इन त्रिभुजों में हमें दे रखा है ए बी जीवा है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दिया है। और देखिए, आपको पता होगा कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होते हैं। तो एक त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या है वृत्त की ओ ए, और ओ बी क्या वृत्त की त्रिज्या है, और ओ क्यू क्या वृत्त की त्रिज्या है, और ओ पी भी क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की समान होती है। तो आपकी ए ओ बराबर क्या होगा? ओ क्यू होगा, और बी ओ बराबर पी ओ होगा। ठीक है,
तो ए ओ बराबर किसके, ओ क्यू के है, और ओ बी बराबर किसके, ओ पी के। ठीक है, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुजों में इनकी जो संगत भुजा है वो बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, और ए ओ बराबर है ओ क्यू के, और बी ओ बराबर है पी ओ के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या हो जाएंगे, भुजा 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 सर्वांग सम नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी ओ क्यू के। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था समरूप में क्या होता है, संगत भुजा क्या होती है, उनका अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है, उनकी संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये जो कोण हो जाएंगे उनके संगत कोण, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण किसके, पी ओ क्यू के। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें सिद्ध करना था कि एक ही वृत्त के दो बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी प्रमेय। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसके विपरीत एक और प्रमेय है, अगर आपको दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दे रखे हैं, अगर ये कोण हमें बराबर दे रखे हैं तो ये जीवा क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। आपके नेक्स्ट प्रमेय 12.2 में हमें ये सिद्ध करना है, इसकी अपोजिट प्रमेय। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं आपकी प्रमेय 12.2। देखिए आपकी नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 12.2। आपकी जो मैंने पिछली प्रमेय कराए थे 12.1 उसका अपोजिट है। यदि एक ही वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे दो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसमें आपको दो जीवाएं बराबर दे रखी थी और हमें सिद्ध करना था कि केंद्र पर अंतरित कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन आपकी जो आपके प्रमेय है 12.2 इसमें यह दे रखा है कि एक ही वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे दो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए पहले इसका डायग्राम बनाइए, वैसे सिद्ध करना जो हमने पिछले प्रमेय सिद्ध की थी। ये हो गया वृत्त का केंद्र, दो जीवा लीजिए, एक जीवा ये हो गई और आपकी एक जीवा ये हो गई। ठीक है, ये करेंगे वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करेंगे। ये होगी ए बी जीवा और ये होगी आपकी पी क्यू जीवा। यह करती है वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करती है। ये कोण इसके बराबर हमें दिया हुआ है, कोण ए ओ बी बराबर दे रखा है हमें कोण पी ओ क्यू के, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर किसकी होगी, इस पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है कोण ए ओ बी बराबर है कोण किसके, पी ओ क्यू के, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बराबर किसके, पी क्यू के। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। वैसे हमें दो त्रिभुज लेने, त्रिभुज आपका ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ क्यू। तो इसमें देखिए हमें पहले दे रखा है कि ये जो कोण है कोण ए ओ बी और कोण पी ओ क्यू क्या है, बराबर है। कोण ए ओ बी
बराबर कोण पी ओ क्यू हमें बराबर दे रखे हैं, हमें दिया है। और देखिए मैंने आपको बताया था कि एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सभी बराबर होती हैं। तो ए ओ बराबर किसके, ओ पी के, और ओ बी बराबर किसके, ओ क्यू के। तो ओ ए बराबर किसके हो जाएगी, ओ पी, और ओ बी बराबर किसके, ओ क्यू, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए इन दो त्रिभुजों में इनकी दो संगत भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है उनके मध्य का। देखिए मध्य का कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये इसके संगत हो गई, ये इसके संगत हो गई, और इनके मध्य कोण ये है, कोण ओ, इसका कोण ओ, वो क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समकोण नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ क्यू के। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी ये जो भुजा होगी संगत भुजा ए बी बराबर किसके हो जाएगी, पी क्यू के हो जाएगी। इसलिए ए बी बराबर किसके, पी क्यू के, चूंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो भुजाएं हैं ए बी और पी क्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और हमें यही सिद्ध करना था कि अगर दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो वो जीवा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है इन दो प्रमेय से, अगर दो जीवाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं तो वो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर वे जीवाएं दो बराबर हैं तो केंद्र पर क्या करेंगे, समान कोण अंतरित करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना, तो इसको नोट कीजिए। फिर आपको मैं पढ़ाता हूं, आपके प्रमेय है नेक्स्ट प्रमेय 12.3। अब पढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 12.3। काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। देखिए ये प्रमेय कहती है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए आपकी प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होगा वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए वृत्त बनाइए। एक वृत्त है, योग्य वृत्त का केंद्र O, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और देखिए योग्य इसकी जीवा AB। AB जीवा है और वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला गया, यानी कि समकोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा लंब। तो हमें सिद्ध करना है, ये क्या हो गया, OP लंब हो गया किस पर, जीवा AB पर। हमें सिद्ध करना है कि जीवा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि AP बराबर हमें PB सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और AB जिसकी जीवा है। केंद्र से जीवा AB पर OP लंब डाला गया है, अर्थात ये जो OP है वो लंब है किस पर, जीवा AB पर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो लंब होगा वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी समद्विभाजित करेगा। तो AP बराबर
किसके, बीपी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करते हैं कि ओ को पी से मिलाइए और ओ को बी से मिलाइए। ओ ए और ओ पी को मिलाया, ओ बी। तो हमने क्या किया है, ओ ए और ओ बी को मिलाया है। ठीक है, अब उत्पत्ति में देखिए इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए ओ पी, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में देखिए ओ ए और ओ बी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के। ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या। और हमें क्या दे रखा है, ओपी है, दोनों में ओवेनिस्ट है यानी कि कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ओपी बराबर ओबी, ओपी ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट भुजा हो गई इन दो त्रिभुजों की। और देखिए हमें क्या दे रखा था कि ओपी लंब किस पर है, ए बी पर है। तो कोण, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कोण एपीओ बराबर कोण किसके, बीपीओ के, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री हैं। बीपीओ चूंकि आपका ओपी लंब किस पर है, ए बी पर है, तो कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के दोनों कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गए दोनों, क्योंकि इसमें एक कोण के 90 डिग्री दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज हो गए दोनों। तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक कोण क्या है, बराबर, संगत कोण बराबर है, और दो भुजा क्या है उनकी, संगत भुजाएं बराबर है। ठीक है, देखिए दो संगत भुजाओं के मध्य कोण है, ये भी दो संगत भुजाओं के मध्य कोण है, तो वो बराबर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हो जाएगा आपका। ये जो त्रिभुज होता है इसका समकोण त्रिभुज है, इसलिए RHS नियम, RHS नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। RHS का मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि समकोण, यानी कि R का मतलब होता है राइट एंगल यानी कि समकोण, और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी कि इसका कर्ण, और S का मतलब होता है इसका साइड, यानी कि इनका एक कोण समकोण है, दोनों का बराबर, संगत कोण बराबर है, उसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है, इनका भी कर्ण क्या है, दोनों बराबर है, और इनकी एक भुजा भी क्या है, संगत भुजाएं बराबर है। तो RHS नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, BOP के। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इनकी जो संगत भुजा हैं, AP भुजा किसके संगत है, AP भुजा किसके संगत है, BP के। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत जो जितने भाग होते हैं, जितने भी इसके अंग होंगे, संगत अंग समान होते हैं। कोण हो संगत कोण और संगत कोण भुजा हो, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो AP बराबर किसके आ गया, BP के। तो आपको ये याद रखना है, अगर वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर कोई लंब डाला जाता है, तो वो लंब क्या करता है, उस जीवा को समान दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि AP बराबर किसके, PB के। ये हमें सिद्ध करना था, तो इसके लिए क्या किया हमने, O और OB को मिलाया, हमने दो त्रिभुज लिए हैं, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमें त्रिभुज क्या किए, सर्वांगसम किए, OA बराबर OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और OP क्या हो जाएगी, इनकी ओवेनिस्ट भुजा हो जाएगी, संगत ओवेनिस्ट भुजा, ये भी बराबर, और इनका जो कोण है, एक एक कोण जो 90 डिग्री का है वो भी बराबर हो जाएगा। तो ये जो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज RHS नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AP बराबर किसके, BP के। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए आपकी जो नेक्स्ट प्रमेय है 12.4, इसके अपोजिट प्रमेय है। उसमें क्या दे रखा है कि अगर जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वो जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट प्रमेय इसके अपोजिट प्रमेय, तो इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद प्रमेय को पढ़ते हैं। अब आपकी नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय नंबर 12.4, प्रमेय आपकी चौथी है 12 प्रश्नावली 12.4। देखिए ये जो प्रमेय है, आपकी जो पिछली प्रमेय थी 12.3, उसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की
किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस जीवा पर लंब होती है। ये प्रमेय कहती है, अगर सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा होगी, वह उस जीवा पर क्या बनाती है, लंब बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उसी तरह सिद्ध करेंगे जिसे हमने पिछली जो प्रमेय की है उस हिसाब से। इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, ये हो गया वृत्त का केंद्र हो गया ओ है एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, एक आपकी जीवा है, जीवा हो गया आपकी ए बी, और इसका मध्य बिंदु है आपका P। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु को क्या केंद्र से मिलाया गया है, और हमें यह सिद्ध करना है कि OP क्या होगा, इस रेखाखंड पे एक लंब होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो आपकी जो पिछली प्रमेय थी 12.3, हमें यह दे रखा था कि एक जीवा है जिस पर कोई लंब है, वो क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है कि एक कोई बिंदु P है, जो AB जो जीवा है उसका मध्य बिंदु है, और O को P से मिलाया तो ये क्या होगा, OP इस जीवा पर लंब होगा, यानी कि समकोण बनाएगा इस जीवा पर। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और बिंदु M, बिंदु P जिसकी जीवा AB का मध्य बिंदु है। बिंदु P क्या है, इसकी जीवा AB का मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि OP क्या होगा, लंब होगा AB पर। ठीक है, तो रचना में क्या करेंगे, OA और OB को मिलाया। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति, दो त्रिभुज लेंगे, जैसे हम लेते हैं त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP। देखिए OP क्या है, इन दो त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, तो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो OP बराबर OP, क्योंकि ये क्या उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और देखिए ये जो AP बराबर किसके, PB के हमें दे रखा है, क्योंकि P क्या मध्य बिंदु है AB का, तो AP बराबर BP, चूंकि P AB का मध्य बिंदु। और देखिए ये क्या त्रिज्या है, OA त्रिज्या किसके, OB के बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो OA बराबर OB, चूंकि ये क्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो OA बराबर OB हो गया। तो दो त्रिभुजों में उनकी तीन संगत भुजा हैं, वो क्या है, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि भुजा यानी कि भुजा 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 यानी कि साइड 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज AOP सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज BOP के। तो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। और सर्वांग त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण होगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो कोण APO बराबर हो जाएगा कोण किसके, BPO के। ये संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इन दो त्रिभुजों के, सर्वांग त्रिभुजों के, BPO के। चूंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। हमें सिद्ध क्या करना है कि
ओपी लंब है किस पर, AB पर, यानी कि ये जो कोण बनाएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, तो तभी कह सकते हैं ओपी लंब किसके, AB के। पर ये क्या कोण दो बराबर तो हो गए, हमें क्या अब करना है कि ये जो कोण होगा वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल कोण बन रहा है इस बिंदु पर, P बिंदु पर ये जो कोण बन रहा है सरल रेखा पर, तो वो क्या होगा 180 डिग्री का होता है। आपको पता ना होना चाहिए कि एक ही सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर एक ही तरफ बना हुआ कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोण आपका APO प्लस कोण BPO, इन कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, सरल रेखिक कोण है। सरल रेखिक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दो कोण क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और देखिए हमें दे रखा है कोण APO बराबर कोण BPO के, तो मान रख देंगे इनका कोण AOP प्लस कोण BPO की जगह क्या रख देंगे, कोण APO रख देंगे। कोण APO बराबर 180 डिग्री, तो कितना हो गया, कोण APO टू कोण AOP के 180 डिग्री, तो कोण AOP का मान कितना आ जाएगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो कोण AOP का मान 90 डिग्री आ गया है, तो ये दोनों कोण क्या बराबर हैं, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसलिए कोण AOP बराबर कोण BOP बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो गए। ये जो कोण है तो हम कह सकते हैं OP लंब किसके होगा, AB के। इसलिए OP जो लंब होगा किस पर, AB पर होगा। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या करती है, AB पर लंब होती है, यानी कि इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमें इसमें क्या किया है, हमें दे रखा था कि AB जो जीवा है वृत्त की वो P है, वो P क्या है, इसका मध्य बिंदु है AB जीवा का। तो AP बराबर हमें PB हमें पहले से दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि OP क्या होगा, AB पर लंब होगा। तो मैं OA और OB को मिलाया, तो हमने दो त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज ये हमने सर्वाक्षम किए। OP बराबर OP ओवेनिष्ठ भुजा होगी इसकी, AP बराबर PB हमें दे रखा है, P क्या AB का मध्य बिंदु है, और OA और बराबर OB क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, भुजा नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वाक्षम हो जाएंगे। और सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होती हैं। तो ये कोण क्या हो जाएंगे, ये कोण APO कोण BPO क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और एक ही रेखा पर बने जो कोण होते हैं, टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण क्या बनाएंगे, दोनों कोण 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमने क्या रखा है, इनका मान रख दिया है। तो कोण AOP का मान कितना आ गया है, 90 डिग्री, और ये दोनों कोण के बराबर, दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये कोण 90 डिग्री का हो गया, यानी कि OP क्या कर रहा है, AB पर समकोण बना रहा है, यानी कि इस पर लंब बना रहा है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। मैंने आपको 4 पेज पढ़ाई थी, और मैंने आपको इस वृत्त के जो बेसिक होता है उसके बारे में पढ़ा था। जो आपकी प्रश्नावली 12.1 थी वो केवल आपके बेसिक के ऊपर थी। ठीक है, तो आपको प्रश्नावली 12.1 के जो क्वेश्चन है आपको खुद कर लेने, उसमें कुछ नहीं है, केवल आपका बेसिक है, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी जो प्रमेय है और कुछ प्रमेय रह गई हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी जो 12.2 प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं प्रमेय के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन पहले ही अवेलेबल हो जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनको जरूरत है क्लास की, और वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और घर पर बैठकर शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।